चलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, है ना। मतलब विविध अधिगमकर्ता मतलब कि कोई अधिगमकर्ता मतलब कौन होगा? बालक। अधिगमकर्ता कौन होगा? बालक। तो बालक भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, है ना, और सृजनात्मक बालक और प्रतिभाशाली बालक, है ना। अलग अलग तरीके के बालक होते हैं। उनकी समझ कैसे होती है, ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है। पहले ही प्रश्न मेरा आपसे है, प्रतिभाशाली बालक की कितनी बुद्धि लब्धि होती है? आईक्यू लेवल कितना होता है? सृजनात्मक बालक की, हाँ, है ना। देखो, समवयसी शिक्षा, समवयसी कक्षा, कक्ष ना। समवयसी कक्षा मतलब क्या होगा? उसमें सभी तरह के बालक बैठेंगे, मंदबुद्धि भी, प्रतिभाशाली भी, है ना, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि भी हम मतलब कि अलग है, ठीक है। जैसे कि मैं विश्वराज साहू है, इसको मैं अलग बिठा दूं, ठीक है, तो लगे कि यार मेरे को कुछ नहीं आता, मैं इसको अलग बिठा दिया, है ना। जैसे अंजलि साहू है तो सभी को साथ में, है ना। देखो, समवयसी कक्षा कक्ष ना, समवयसी कक्षा कक्ष में एक ऐसी कक्षा है जहाँ भिन्न भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक पृष्ठभूमि तथा योग्यता वाले सभी बच्चे शिक्षक के प्रोत्साहन और सहायता, दिशा निर्देश के द्वारा ज्ञान की रचना के लिए एक साथ कार्य करते हैं, है ना। मतलब शिक्षक के प्रोत्साहन, मतलब मैं प्रोत्साहन कर रहा हूँ उनको कि हाँ भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इनकी सहायता भी कर रहा हूँ, दिशा निर्देश भी दे रहा हूँ, सभी को एक साथ मिलके, है ना। एक समावेशी कक्षा कक्ष में प्रत्येक शिक्षार्थी के दृष्टिकोण, विचार, अनुभव और मूल्यों, विचारशीलता को ज्ञान की रचना के विकास हेतु सम्मान व महत्व दिया जाता है, ठीक है। समावेशी कक्षा में मतलब कि जो भी तरह सभी तरह के बालक है ना, उनके जो विचार है, उनके जो मूल्य हैं, उनके जो गुण हैं, उनकी रचना के अनुसार अपन उनका सम्मान भी करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई बच्चा लूला लंगड़ा है तो मैं उसको मतलब बोलने की यार तेरे लिए अलग कक्षा है, ठीक है। उनके विचारों का सम्मान होगा और उनका भी सम्मान होगा, ठीक है। इसलिए ऐसे समावेशी कक्षा करेंगे, मतलब सभी तरह के बालक उसमें आएंगे, ठीक है। सलमान का स्पेन सम्मेलन में एकीकृत शिक्षा को समावेशी कक्षा में परिवर्तित किया गया, है ना। एकीकृत शिक्षा, एकीकृत शिक्षा मतलब जैसे हो गया मतलब कि भी कोई ब्राह्मण है, पहले उनको ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था केवल, है ना, दूसरों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो एकीकृत शिक्षा मतलब क्या हो गई? जिसमें मतलब कि पर्टिकुलर एक जने के लिए, एक कास्ट के लिए, मतलब ब्राह्मणों को अब समावेशी कक्षा में परिवर्तित कर दिया, मतलब कि भाई सभी एक साथ रहेंगे, है ना। पहले गुरुकुल, गुरुकुल में मतलब केवल ब्राह्मण ही जा सकते थे, अब गुरुकुल में कोई भी जा सकता है ना, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, अभी भी कोई कोई से गुरुकुल है जहाँ पर केवल ब्राह्मण ही अलाउ है ना। यहाँ पर इस बात को दोहराया गया कि प्रत्येक विद्यालय में विकलांग बच्चों के समायोजन हेतु विशेष शिक्षक प्रदान करने, जैसा कि एकीकृत शिक्षा में होता है, के स्थान पर वर्तमान शिक्षक को ऐसे बच्चों के समायोजन हेतु नियमित शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण द्वारा समक्ष बनाया जाता है, ठीक है। देखो, विकलांग बच्चों, जैसे कि कोई विकलांग बच्चा है ना, विकलांग बच्चों की कक्षा है ये, तो इनके लिए अलग ही टीचर आएगा एक, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, मतलब कि विकलांग विकलांग सब साथ में बैठ गए, तो जो अभी शिक्षक आएगा ना, है ना, तो शिक्षक को विकलांग बच्चों के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी, आप उनको कैसे पढ़ाओगे, ठीक है। कोई बच्चा अंधा बालक है ना, तो हमको ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, विशिष्ट बालकों के प्रकार, कि बालक कौन कौन से प्रकार के होते हैं? प्रतिभाशाली 140 प्लस इनकी बुद्धि लब्धि होती है। सृजनशील इनकी बुद्धि लब्धि होती है 130 प्लस, है ना। पिछड़े, वंचित व अलाभान्वित, विशेष योग्यजन, है ना, मानसिक रूप से पिछड़े व मंदित, समस्यात्मक बालक व अपराधी बालक, ठीक है। ये सब कौन से अलग अलग प्रकार के बालक है बेटा, है ना। सृजनात्मकता क्या होती है बताइए आप? उसकी विशेषता नहीं पूछ रहा हूँ मैं, क्या होता है पूरा डिटेल में बताओ, क्या बताओ सृजनात्मकता क्या होगा? हाँ रविया, तो नई चीज बनानी, हाँ नई चीज बनानी, जो चीज प्रकृति बनी थी कि ना, है ना। नई ओवन मौलिक मतलब देखो, प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है, सामान्यतः जिन बालकों की बुद्धि औसत बुद्धि लब्धि से काफी अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं, है ना। स्किनर व हैरीमैन, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिशत बालक सभी, मतलब पूरी कक्षा पे सभी तो बुद्धिमान है ही नहीं, क्योंकि एक दो जने होंगे बुद्धिमान प्रतिभाशाली, ठीक है ना। क्रॉइन क्रो, प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। क्रॉइन क्रो कहता है कि प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। क्रॉइन क्रो ने एक परिभाषा दी थी, बताइए कौन सी परिभाषा दी थी? अधिगम के लिए, दोनों बताओ। देखो, क्रॉइन क्रो वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक हो
और वह असाधारण बुद्धि वाला हो, मतलब कि बुद्धि असाधारण है, मतलब साधारण बुद्धि नहीं है, असाधारण मतलब कि भी और ज्यादा, मतलब ठीक है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी, असाधारण में सभी आ गए, ठीक है। असाधारण बुद्धि वाले हो उससे प्रतिष्ठित बालक कहेंगे अपन, ठीक है। कौन की परिभाषा के अंदर आगे देखो, वे बालक जो कला, संगीत, गणित, अभिनय आदि में से एक या अधिक में विशेष योग्यता रखता हो उसे प्रतिभाशाली बालक हम कहेंगे, है ना। आगे देखो, अतः केवल उन्हें ही प्रतिभावान बालक ही नहीं समझा जाता है जो शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है, बल्कि वे सभी बच्चे जो निम्न क्षेत्रों में अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करे प्रतिभावान बालक कहे जा सकते हैं, है ना। मतलब प्रतिभावान बालक किसे कहेंगे अपन, ऐसा नहीं कि भी मतलब कि मतलब कि एक विषय में आगे हो, सभी विषय में आगे हो, ठीक है, जैसे संगीत में, नृत्य में, पेंटिंग में, स्थापत्य कला में, लेखन में, है ना, मशीन औजार संबंधी कार्य, है ना, इनमें भी मतलब कि प्रतिष्ठित बालक हो सकता है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में होशियार है तो प्रतिष्ठित बालक होगा, क्या पता वो मतलब कि मोटर ठीक करने में होशियार हो, तुम ठीक कर सकते हो क्या मोटर, नहीं कर सकते हो, तो वो उनके अंदर प्रतिभाशाली है मोटर ठीक करने में, है ना, ठीक है। आगे देखो, देखो वैज्ञानिक आविष्कार के अंदर हो, है ना, खेल कूद, व्यायाम, अन्य शारीरिक क्रिया के अंदर हो, ठीक है, तो उसमें प्रतिभाशाली हो सकता है। अभी पीटीआई मार साहब, है ना, तो उनके लिए वो उस चीज में प्रतिभाशाली है ना। अतः प्रतिभाशाली बालक के दो प्रकार होते हैं, सामान्य प्रतिभाशाली, विशिष्ट प्रतिभाशाली। देखो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या है, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, है ना, विज्ञानों में श्रेष्ठ होगा, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, है ना, मतलब दिमाग तेज होगा, सामान्य अध्ययन में रुचि, है ना, मतलब अध्ययन करने में रुचि होगी, है ना, अध्ययन में अद्वितीय सफलता, है ना, मतलब उनकी जैसी सफलता किसी ने और ने प्राप्त नहीं की हो, इसे बोलते हैं अद्वितीय, यूनिक, है ना। अमूर्त विषयों में रुचि, है ना, व्यापक शब्द भंडार, समझ प्रदान में तीव्रता, तीव्र तर्क शक्ति, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, मौलिक चिंतन की अधिकता, ठीक है। देखो तर्क शक्ति के आधार पर गणित चलती है ना, तर्क करना के आधार पर ना, ध्यान रखना, ठीक है। अमूर्त, ठीक है, तो मौलिक चिंतन की अधिकता, ये सब प्रतिभाशाली बालक की क्या है, विशेषता है ना। आगे देखो बेटा, उच्च बुद्धि लब्धि, है ना, माइंड तेज होगा, ठीक है, चुस्त सूक्ष्म दृष्टि वाले व शीघ्र उत्तर देने वाले होंगे, ठीक है, बहुत प्रश्न पूछना व विस्तृत रुचियों का होना, मतलब बहुत प्रश्न पूछेगा प्रतिभाशाली बालक, है ना, विद्यालय कार्य व गृह कार्य में पूर्ण होगा, ठीक है, हम शिक्षा के माध्यम से पढ़ रहे हैं ना, इसलिए ये सब आ रहे हैं, ठीक है ना। देखो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, एविंगहर्स्ट ने अपनी पुस्तक ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन में लिखा है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उसकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना है ना। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उसकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना है, मतलब कि भी प्रतिभाशाली बालक वो होगा मतलब कि जो हर काम में सफल होगा, है ना, और उसकी जो भी मतलब कि जो एबिलिटी होंगी, है ना, उसका वो क्या करेगा, विकास करेगा, क्या करेगा, विकास। जैसे कि इनके पढ़ने में रुचि है, किसमें रुचि है, पढ़ने में रुचि है, ठीक है, पढ़ने में रुचि है तो क्या करेगी ये, क्या करेंगे, पढ़ाई नौकरी लगेंगे ना, तो मतलब योग्यता को विकास करेगा, है ना, ध्यान, ठीक है। इनकी शिक्षा निम्न प्रकार से होनी चाहिए, विशेष व विस्तृत पाठ्यक्रम, मतलब विशेष पाठ्यक्रम देंगे इनको, हम विस्तृत देंगे, ये मतलब कि पढ़ाई में होशियार है तो क्या देंगे, विस्तृत पाठ्यक्रम देंगे ना, ठीक है। फिर देखो संस्कृति की शिक्षा, है ना, संस्कृति की शिक्षा, व्यक्तिगत ध्यान, देखो संस्कृति की शिक्षा मतलब कि पुरानी कल्चर की शिक्षा देंगे, मतलब पुरानी, ठीक है, ध्यान ना, शिक्षा का व्यक्तिगत ध्यान, है ना, सामान्य औसत बालकों के साथ का विकास, विशेष अध्ययन की सुविधा देंगे, ठीक है ना, भी शिक्षा का व्यक्तिगत ध्यान रहेगा कि हाँ भाई ये होशियार है तो इसको मतलब आगे बढ़ाना है ना, सामान्य औसत बालकों के साथ विकास करेंगे उसका, ठीक है, विशेष अध्ययन की सुविधा देंगे, विशेष कक्षाएं उसके लिए लगाएंगे, है ना, तो प्रतिभाशाली बालक, है ना। नेतृत्व का प्रशिक्षण देंगे, ठीक है, अभी तुम्हें पढ़ने देते हैं तो आप सभी यहाँ पे, तो मैंने आपको बोलता था कि इनको पढ़ाओ, है ना, तो नेतृत्व प्रशिक्षण देंगे प्रतिभाशाली बालक को, है ना, तो प्रतिभाशाली बालक को दिया जाता है ना। सामाजिक अनुभवों के अवसर, है ना, इस समाज के अंदर वो बहुत सारे अनुभव भी लेंगे, है ना, कहना, ठीक है। प्रयोजन विधि, प्रोजेक्ट मेथड श्रेष्ठ होती है, प्रयोजन विधि मतलब कि भाई
करके सीखना। प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा उसमें, तो करके सीखना। किसने दिया था करके सीखना? जॉन डीवी, है ना, ठीक है। सृजनशील बालक, है ना, बालकों में सृजनात्मकता पहचानने के लिए उनके द्वारा प्रदर्शित व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर सृजन क्रिएटिविटी बालक को पहचानने के लिए उनके मतलब प्रदर्शित व्यवहार को मतलब सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए, मतलब छोटे छोटे कामों में उनको लगाना चाहिए और उनको मतलब निरीक्षण करना चाहिए कि भी सृजनशील बालक है या नहीं, ठीक है, क्रिएटिविटी बालक, है ना। विशेषता देखो, विचार व कार्य में मौलिकता होगी उनके सृजनशील बालक में, है ना। स्वयं निर्णय लेने की योग्यता रखेगा वो, यानी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहेगा, है ना। भविष्य के प्रति आशावान होगा कि भविष्य में मेरे को ये करना है वो करना है ना। अभी रवि जी है, ठीक है, मतलब विचारक मौलिकता वाले बालक है ना, ठीक है। भविष्य के प्रति आशावान भी है, मतलब भविष्य में क्या करना है, नौकरी लगना है तुम लगी, ठीक है। अधिक जिज्ञासा में प्रवृत्ति है ना, अधिक जिज्ञासा में प्रवृत्ति हुई है, ठीक है। कोई भी कक्षा चल रही है एवरीवन, ठीक है, उसमें जाके बैठना है, ठीक है। साहसिक कार्यों की प्रवृत्ति है ना। ध्यान व एकाग्रता की अधिकता है ना, जैसे कि रवि जी में एकाग्रता है, इसमें है ना, ये दोनों डेली आते हैं मेरे पास में, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। उच्च स्तर की विशेष कल्पना शक्ति है ना। व्यवहार में आवश्यक लचीलापन वो मौजूद है, व्यवहार में भी लचीलापन मौजूद है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ने वाले ही हैं, है ना, मतलब यूं के मजाक वाले, है ना, ठीक है। तो लचीलापन, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं जो केवल पढ़े में जुटे रहते हैं, है ना, मजाक नहीं करते हैं, ठीक है। देखो, बेहतर समायोजन, मतलब कि जो सृजनशील बालक होगा ना, वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करते हैं। समायोजन मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट, ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। तो मतलब कि कहीं ना कहीं समायोजन वो कर ही लेगा, ठीक है ना। देखो, सृजनात्मक बालकों की शिक्षा, है ना, उचित वातावरण की आवश्यकता होती है, नहीं तो सृजनात्मकता व्यर्थ चली जाती है ना। तो उनके वातावरण की आवश्यकता उनको मिलेगी, मतलब कि नहीं तो उनकी सृजनात्मकता व्यर्थ चली जाएगी, ठीक है। इनको माहौल में को डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी आप होशियार हो, ठीक है, अभी आपको होशियार हो ना, आपको घर वाले बोल दे कि नहीं जाना है कोचिंग, है ना, तो फिर आपकी जो एबिलिटी है वो नीचे हो जाएगी, है ना। अध्यापक सृजनात्मकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अध्यापन को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। बच्चों को उत्तर देने की तथा आत्मव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, है ना। तो बच्चों को उत्तर देने की मतलब कि भाई ऐसा नहीं कि मतलब टीचर ही मतलब कि सर्वश्रेष्ठ है ना। तो मतलब उनको उत्तर देने की या उनकी आत्मव्यक्ति मतलब उनके विचार रखने की उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए, है ना। अपने उपस्थित मौलिकता व लचीलेपन को प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब उनके जो में मौलिक विचार है उनको बोलना चाहिए कि तारे विचार बताइए आप, है ना, ठीक है। आगे देखो, मानसिक उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग पूछते हैं ये। इस विधि द्वारा किसी समूह विशेष से बिना किसी रोक टोक, आलोचना, मूल्यांकन व निर्णय की परवाह किए बगैर किसी समस्या विशेष के हल के लिए विभिन्न प्रकार के विचारों एवं समाधानों को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है और फिर विचार विमर्श के बाद निष्कर्ष निकला जाता है। मतलब कि अभी मानसिक उद्वेलन में क्या होता है, मतलब कि आपको कुछ समस्या दी जाएगी, उस समस्या को निकालने के लिए आपको कुछ विचार परामर्श बताने पड़ेंगे और उनसे उनको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, इसे कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है ना। इसमें आपकी आलोचना होगी, है ना, आपके मूल्यांकन होगा, उसके अंदर निर्णय की परवाह के बगैर किसी समस्या को विशेष हल करने के लिए बताया जाएगा आपको, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। देखो, अब है पिछड़े बालक, है ना, बैकवर्ड चिल्ड्रन, अकादमिक रूप से पिछड़ा हुआ, जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है तथा कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं, है ना। जो मतलब जैसे कि मतलब कि मैं किसी से पूछ लूं कि 2 का वर्ग क्या है या 3 का वर्ग क्या है, जोड़ के पूछ लूं, अगर उन्हें बता पा रहा है तो नहीं कि वो कौन सा बालक है, पिछड़ा बालक है ना। औसत चीज भी नहीं बता पा रहा है ना। बट पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है, ठीक है। जैसे कि मतलब इसके लिए सामान्य कार्य है कि भी मतलब ये जोड़ के कर लेंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा है, तो पिछड़ा बालक है। और आप समझो पिछड़ा बालक कौन है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो, बैटल हॉल, सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए किया जाता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी योग्यता के स्तर से कम है ना। इनकी उपलब्धि है, शैक्षणिक शिक्षा में उपलब्धि उनकी जो उनके साथ में जो बच्चे हैं ना उनसे भी कम है। बैटल का वही खत्म, जो उसने कहा
है ना, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज करती है, ठीक है। शोनेल, पिछड़ा हुआ विद्यार्थी वह है जो अपनी आयु के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में उल्लेखनीय शैक्षणिक कमजोरी का प्रदर्शन करता है, ठीक है। पिछड़े बालकों की विशेषता देखो बेटा, सीखने की गति धीमी होगी उनकी, है ना, धीमी गति है। शैक्षणिक दृष्टि से अपनी आयु के अन्य विद्यार्थियों से काफी पिछड़े हुए हैं, है ना। जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम उपलब्धि, है ना, जन्मजाति उनकी भी कमजोरी रहे हैं वो, है ना। आगे देखो, पिछड़ेपन के प्रकार। सामान्य पिछड़ापन, यदि बालक सभी विषयों में कम उपलब्धि प्रदर्शित करता है तो उसे सामान्य पिछड़ापन की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। विशिष्ट पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन मतलब कि भाई यदि बालक अन्य विषयों की तुलना में किसी एक या दो विषय में कम उपलब्धि प्राप्त करे तो उसे विशेष पिछड़ापन कहा जाएगा। मतलब कि जैसे कि तुम देखो, तुम्हारे मतलब सब विषय में हाईएस्ट नंबर है लेकिन गणित में कम नंबर है, गणित में, तो यानी कि वो कौन से बालक हो जाएंगे, विशिष्ट पिछड़ापन, ठीक है ना। बाकी सभी में कम है तो फिर सामान्य पिछड़ापन, है ना। देखो पिछड़ेपन के कारण, ऐसे कारण जो स्वयं बालकों में निहित हैं, शारीरिक व दैहिक कारण, बौद्धिक कारक, है ना। ऐसे कारण जो पर्यावरण में निहित है, जैसे देखो पर्यावरण के अंदर पारिवारिक कारण आ जाएगा, ठीक है, विद्यालय का वातावरण आ जाएगा, है ना। देखो स्वयं के लिए तो भाई शारीरिक हो गया ना, भाई शरीर में लोड़ा लगड़ा होगा तो फिर उसे सही नहीं दिखेगा, अंधा होगा तो उसे दिखेगा नहीं आगे, तो उससे भी कमजोरी होगा फिर वो, है ना। बुद्धि कमी है, तो है ना, ठीक है। देखो पर्यावरण के अंदर पारिवारिक वातावरण, पर्यावरण में लड़ाई झगड़े हो रहे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। विद्यालय का वातावरण, है ना, विद्यालय में पढ़ा नहीं रहे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अनुशासन व्यवस्था, अध्यापक पक्षपात कर रहा है तो वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अध्यापक का कठोर व्यवहार, अध्यापक अगर स्ट्रिक्ट है तो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। दोषपूर्ण, अरुचिकर, प्रभावहीन अध्ययन, मतलब उनको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, वो पढ़ते जा रहे हैं तो भी नहीं सीख पाएगा, नहीं तो भी पिछड़ा रहेगा वो, है ना। अमनोवैज्ञानिक व परंपरागत शिक्षण विधियों का प्रयोग। अमनोवैज्ञानिक मतलब कि जिसका कोई आधार ही नहीं है, और परंपरागत शिक्षण विधि, परंपरागत मतलब कि शिक्षण विद्या में जिसमें एक्टिव कौन रहता है, शिक्षक एक्टिव रहता है केवल, जिसमें कौन एक्टिव रहता है, शिक्षक। आजकल की जो शिक्षण विद्या है ना वो बाल केंद्रित है, जिसमें बालक एक्टिव रहता है और शिक्षक भी एक्टिव रहता है, ठीक है। देखो पिछड़े बालकों की शिक्षा, बालकों के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाया जाए, इसके बाद शिक्षक का समुचित प्रबंध किया जाए, है ना। कुछ उपाय देखो बेटा इसके अंदर, घर और विद्यालय में बालकों को समुचित होने की सहायता करना, है ना। पिछले बालक को आप कैसे, उनको उपाय कैसे करोगे, तो अपने घर में इनको समुचित करोगे, एडजस्टमेंट करोगे, वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे कहीं ना कहीं, है ना। नियमित डॉक्टर देखभाल, आवश्यक उपचार, तो उपचार की व्यवस्था है ना। व्यक्तिगत ध्यान देंगे हम, है ना। अनुपस्थित विद्यालय में भागने की प्रवृत्ति को रोकना, ये प्रवृत्ति रुक जाएगी तो वैसे भी पिछड़ेपन से वो आगे बढ़ जाएगा, है ना। प्रगति का उचित लेखा जोखा रखना, इनकी क्या प्रगति कर रही है क्या नहीं, है ना, इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो, है ना। तो बोलते हैं पोर्टफोलियो, है ना। पोर्टफोलियो के अंदर पता रहेगा सब टोटल, है ना। अभी आप जिस कहीं इंटर्नशिप करने जाओगे ना तो वहाँ बनानी पड़ेगी आपको केस स्टडी, है ना। वो केस स्टडी में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, कब जन्मान, क्या है वो है, इसका क्या मतलब क्यों, पढ़ने में कैसा है ना, ठीक है। विशेष कक्षाओं में पढ़ाना, है ना। तो मतलब कि ये भी सब मतलब पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय है ना। बेस हमको एडजस्ट कराओ कहीं ना कहीं उसको, है ना, देखभाल करो उसकी, व्यक्तिगत ध्यान दो उनके ऊपर, ठीक है ना। हाँ देखो अगला देखो, वंचित व अलाभान्वित बालक, ठीक है। ऐसे बालक जो समाज के सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों से संबंध रखते हैं, जिन्हें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े आवश्यक अपेक्षित अनुभव, उद्दीपक नहीं मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे बालक वांछित विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। वंचित व अलाभान्वित बालक, पिछड़े वर्ग मतलब कि जो ST SC वाला है ना, उनको वंचित व अलाभान्वित बालक हम कह सकते हैं, है ना। देखो वंचित बालकों की विशेषता क्या है बेटा, निम्न अभिव्यक्ति स्तर, मतलब कि बोलने में बहुत कमजोर रहेंगे वो, है ना। अल्प भाषात्मक विकास, उनका भाषा का विकास भी नहीं हो पाएगा, कैसे क्या ढंग बोलना है ना। पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे, है ना। पूर्वाग्रह से मतलब कि भी रहते हैं ना ST SC को नहीं पास में नहीं बिठाना है, नहीं करना, तो पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेंगे, है ना। चिंता व भय की मात्रा अधिक रहेगी, है ना। तो चिंता भय की मात्रा रहती है ना कि यार ये बड़ी है, बड़ा मतलब बड़ी चर्चा है तो फिर हमें नीचे दिखाएगा, ठीक है। शिक्षा के प्रति उदासीनता रहेगी, है ना। निम्न स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि रहेंगे, निराशा, रूढ़िबद्धता, आत्मविश्वास में कमी रहेगी। फिर उनको पता लगेगा यार मतलब कि भाई हमको तो इज्जत नहीं होगी, तो निराशावादी होंगे, रूढ़िवादी होंगे, आत्मविश्वास में भी कमी होगी उनके, है ना। पहल शक्ति भी नहीं कर पाएंगे वो, नहीं पहल शक्ति का भी आभास होगा, है ना, पहल नहीं कर पाएंगे, है ना। वो देखेंगे भाई मैं कुछ बोलूंगी तो मुझे ये उच्ची जात वाले नीचे दिखा देंगे, ठीक है। वंचित एवं अलाभान्वित बालकों की शिक्षा, है ना, उनको छात्रवृत्ति दो भी, अभी
है ना। छात्रवृत्तियां, भाषा संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन करना, है ना। शिक्षा के उद्देश्य का जीवन से जुड़ाव, है ना। आगे देखो, ऐसे शिक्षक तैयार करना, है ना। पर्याप्त अभ्यास करवाएंगे उनको, कक्षा की सामाजिक भावात्मक वातावरण को अनुकूल बनाएंगे, मतलब जो कक्षा का वातावरण है ना उनके अनुकूल, मतलब जैसे वो ढल सके वैसे बनाएंगे, है ना। त्वरित अधिगम कार्यक्रम का आयोजन करवाएंगे, है ना, ताकि वो आगे बढ़ सके। विशेष योग्य बालक, है ना, स्पेशल एबल चिल्ड्रन, मुख्यतः शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के लिए विशेष योग्य बालक को प्रयोग किया जाता है ना। अभी देखो, अभी तुम्हारी एक वैकेंसी निकलती है ना, जैसे कि 5,000 वैकेंसी निकली है शिक्षक की, उसमें 1,000 पद तो लगभग उनके होंगे, विशेष शिक्षक के, है ना, जो मतलब कि इनको पढ़ाएंगे, केवल जो विकलांग बालक हो उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलन दिव्यंगता, है ना, लोकोमोटर एबिलिटी, है ना, बिना हाथ या पैरों का होना, चलन दिव्यांग, चलन में दिव्यांगता रहेगी, है ना। शरीर की बनावट या रचना में कोई ऐसी कमी होना जैसे शरीर की हड्डी में विकार होना, ऐसे बालकों को सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए, समावेशी कक्षा कक्ष, है ना। उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं दिव्यांग कुछ मेरे को अलग बैठा दिया, है ना। इन्हीं दिए जाने वाले अधिगम अनुभवों, क्रियाओं तथा मार्गदर्शन में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें ऐसे प्रशिक्षण देने चाहिए ताकि वे अपनी गति में उठने बैठने, चलने फिरने, अंग संचालन के साथ नियंत्रित कर सके। उनको ऐसे ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि उन खुद ही उठ सके, खुद ही बैठ सके, है ना, किसी के सहारे नहीं चलेने की, है ना। अपने उनके पाठ्यक्रम में ऐसे अनुभव शामिल किए जाए जो उनमें अपनी शारीरिक कमजोरी के बावजूद जीवन में सफल होने व आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहने की सहायता कर सके, मतलब मोटिवेशन के कार्यक्रम उसमें डालने चाहिए, है ना। सृजनात्मक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त अवसर व प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए, मतलब सृजनात्मक मतलब कलात्मक, उनकी कला को प्रोत्साहन कर सकें, तो ऐसे मतलब कि उनको पर्याप्त उनको अवसर देना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कोई विकलांग है तो क्या पता वो पेंटिंग अच्छी बनाता हो, है ना, ठीक है। इन बालकों की विशेष रुचियों, अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों पर ध्यान देना चाहिए, है ना। अभिवृत्तियों पर, रुचियों पर, इन पे ध्यान देना चाहिए, है ना। अब देखो, दृष्टिबाधित बालक बेटा, है ना, देखो दृष्टिबाधित बालक विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, इन बच्चों को दो मुख्य श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, दृष्टिहीन व अल्पदृष्टि, है ना। दृष्टिहीन मतलब कि भाई बिल्कुल ही नहीं दिखता है, अल्पदृष्टि मतलब कम दिखता है। जो दृष्टिहीन बालक हैं उनके लिए अनुदेशन का माध्यम ब्रेल या रिकॉर्डेड टेप होता है, मतलब ब्रेल लिपि मतलब उभरे हुए अक्षर होंगे और उनको उनके माध्यम से वो पढ़ेंगे, है ना। रिकॉर्डेड टेप मतलब टेप के अंदर रिकॉर्ड होंगी चीजें और उसको सुनेंगे वो, है ना। अल्पदृष्टि वाले बच्चों के लिए आवर्धित मुद्रण होता है, आवर्धित मतलब उभरे हुए, है ना। एक विद्यार्थी जो दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाला है उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त शिक्षण रणनीतियों को अपनाना एक शिक्षक के लिए अनिवार्य होगा, है ना। मतलब उसको पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी अपन को, है ना। शिक्षक को निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे मॉडलों को दिखाया जाए जो वर्णों या चित्रों की बजाय स्पर्श द्वारा समझ सके, बताया मैंने ब्रेल लिपि हुई इससे ना। श्याम पट पर लिखते समय बोल बोल कर लिखे ताकि वो सुनकर भी लिख सके। दत्त कार्य या तो टेप के रूप में हो या ब्रेल के रूप में लिखे जाए, है ना, ठीक है। बच्चों को कक्षा कक्ष एवं विद्यालय भवन से पूर्ण परिचित करवाएं, ठीक है। यहाँ सीढ़ियां हैं, यहाँ टंकी है ना। पाठ्य को संवर्धित करने की जरूरत पता करना चाहिए। परिसर के अंदर बच्चों को अधिक गतिशील होने का प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना, गतिविधि के आधार पर पढ़ाओ, है ना। एक दृष्टिहीन बच्चों को निष्पादन करने के लिए उचित वातावरण, उपकरण व प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए, ठीक है। निष्पादन मतलब क्या होता है, बताने के लिए, है ना, है ना। वह उचित वातावरण, उपकरण, प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए, मतलब वातावरण के अंदर बता सके, प्रोत्साहन उनको करना चाहिए कि तुम अच्छे बालक हो, आगे बढ़ सकते हो, है ना। सभी बच्चों को कक्षा कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक अंतः क्रिया करने को प्रोत्साहित करना चाहिए, पहले एक दूसरे से बात करना, मतलब अंतः क्रिया करना, ठीक है ना, चाहे शिक्षक के मध्य हो चाहे, हाँ। दृष्टिहीन व अल्पदृष्टि वाले बच्चों को सभी प्रतियोगिताओं जैसे निबंध लेखन, वाद विवाद, कविता पाठ, संगीत और अन्य गतिविधियों जिसमें बच्चे भाग लेना चाहते हैं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है।
है ना। मतलब कि जो दृष्टिहीन बालक है ना, या दृष्टि बालक, उनको वाद विवाद मतलब कि वाद विवाद मतलब क्या होता है, साक्षात्कार बात डिबेट, है ना, साक्षात्कार ठीक है ना। निबंध लेकर निबंध के लिए प्रोसेस करना चाहिए, है ना। कविता पाठ करने के लिए प्रोसेस करना चाहिए, है ना, ये कविता के अंदर मजा आता है इसलिए, है ना। संगीत के लिए, अन्य गतिविधियों के लिए, है ना, ध्यान रखना, संगीत के लिए भी प्रोसेस करना चाहिए, है ना। एक संगीत गा दे फटाफट, कैसे शुभी। गाओ दृष्टिविहीन बच्चों हेतु सामाजिक सामग्री व उपकरण, शैक्षणिक उपकरण, ब्रेल डुप्लीकेट्स, राइटिंग यंत्र, ब्रेल लेप पेपर, बोलती पुस्तकें, टेप रिकॉर्डर, रीडिंग मशीन, ब्रेल कंप्यूटर, गणितीय उपकरण, है ना। ये सभी मतलब कि ये उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये बोलती पुस्तक क्या होती है, एक यंत्र होता है जिसके पुस्तक के ऊपर घुमाओ उसको, है ना, फिर वो यंत्र बोलेगा, ठीक है, लिखा हुआ, है ना। गतिशीलता यंत्र, है ना, उनका भी प्रयोग करना चाहिए, चिड़ियों का इनका, ठीक है। अल्पदृष्टि उपकरण जो भी उपकरण हो मतलब कि बच्चों पढ़ सके जिससे उनको उपयोग करना चाहिए। श्रवण बाधित बालक, ठीक है ना। जो श्रवण बाधित बालक हैं, क्या वो बोल सकता है क्या, नहीं बोल सकता है, हाँ। है ना। तो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, है ना, ऐसी बाधिता वाले बच्चों को भाषा के सामान्य विकास में बड़ी बाधाएं और वस्तुतः भाषा विकास के सभी पहलुओं में इसके गंभीर दुष्परिणाम है। भी सुन नहीं सकेगा तो बोल भी नहीं सकेगा, है ना। बोल तो सकेगा एक बच्चा पुणे कोने जो का शब्द कधी जाई तो बोल ही दी बोले श्रवण बाधित बच्चे व शिक्षक के बीच की दूरी 3-4 फीट से अधिक ना हो। अगर वो श्रवण बाधित है मतलब कि सुनने में या कम सुनने देता हो, तो अगर दूर बैठा देंगे तो वो पूरे नहीं सुनने देगा, ठीक है। बच्चों द्वारा चेहरा या ओष्ठ पठन के लिए शिक्षक के चेहरे पर सदैव पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए, मतलब कि वो होठों के माध्यम से भी समझेगा कि क्या बोल रहा है ये वाला, ठीक है ना। तो शिक्षक के चेहरे पर प्रकाश डालना चाहिए। बोलते समय शिक्षक को अधिक गतिशीलता से बचना चाहिए ताकि बच्चे उनके चेहरों को देख सके, है ना, जल्दी जल्दी नहीं बोलना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर देते समय या पूछते समय विद्यार्थी को सामने आने को कहना चाहिए ताकि श्रवण बाधित बच्चा अधिगम में भाग ले सके, है ना। आगे आओ मतलब कि जो सुन नहीं रहा है तो आगे आगे फिर सुनेगा वो, फिर अधिगम में भाग लेगा, है ना। श्रवण बाधित बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था शिक्षक की दृश्यता व उसकी श्रव्यता को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए, है ना। कक्ष में बिजली के सभी उपकरण जैसे ट्यूबलाइट, पंखे आदि बिना शरीर वाले होने चाहिए क्योंकि ऐसे शोर बच्चे के अवशिष्ट श्रवण के उपयोग में बाधा पहुंचा सकते हैं, है ना। मतलब कि भाई मतलब कि अगर बिना मतलब कि पंखे शोर करेंगे तो सुनाई नहीं देगा ना उसको सही, पंखा बोलता है ना खड़ 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 खड़, है ना, क्या रखना, ठीक है। श्रवण बाधित बच्चों हेतु सहायक सामग्री, है ना। देखो संप्रेषण सहायक सामग्री बेटा कौन कौन सी है, भाषा प्रशिक्षक संश्लेषक, है ना, इंडक्शन लूप यंत्र, है ना, कान में लगाते हो ना, सामूहिक श्रवण सहायक सामग्रियां, आवर्ती मॉड्यूलेशन, है ना, इंफ्रारेड यंत्र, ठीक है, पठनीय टेलीफोन उपकरण, टेली टाइप राइटर, ये मतलब कि भाई श्रवण बाधित बालकों के लिए उपयोगी है ना, बिन से मतलब वो अच्छे सुन सकते हैं, है ना। बौद्धिक दिव्यांगता या मानसिक बंधन मेंटल, है ना। देखो ये बालक ऐसे बालक होते हैं जिनमें सामान्य बुद्धि वाले बालकों की तुलना में बहुत कम बुद्धि होती है। इनकी मानसिक योग्यताओं की वृद्धि विकास की गति काफी धीमी होती है और एक अवस्था में आकर लगभग यह रुक जाती है ना। बौद्धिक दिव्यांगता ना, मानसिक बंधन। कुरान कहता है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है वह क्या है, मंदबुद्धि बालक है ना। पेज कहता है कि मानसिक न्यूनता मंदन व्यक्ति में जन्म के समय या बचपन के प्रारंभ के वर्षों में पाई जाने वाली सामान्य से कम मानसिक विकास की ऐसी अवस्था है जो उसमें बुद्धि संबंधी कमी तथा सामाजिक अक्षमता होते हैं, ठीक है, मतलब बुद्धि उसमें कम होगी कुल मिला के, है ना, मेंटल ना, ठीक है। ब्रिटिश मेंटल डिफिशिएंसी एक्ट, मानसिक बंधन 18 वर्ष से पहले आंतरिक कारणों की वजह से तथा बीमारी या चोट के कारण पैदा हुई एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास या तो रुक जाता है या पूर्णतः नहीं हो पाता है ना। मानसिक रूप से मंदित बालकों के प्रकार देखो, बुद्धि लब्धि के आधार पर 70 से कम है तो मानसिक मंदित बालक माना जाएगा, ठीक है। देखो 50 से 75 के बीच में होगा तो मूर्ख कहलाएगा, मोरॉन्स, है ना। 25 से 50 है तो इम्बेलिक यानी कि मूड कहलाएगा, है ना। 25 से कम है तो इडियट यानी कि महामूर्ख कहलाएगा, ठीक है। तो मैं हाँ।
देखो 76 से 90 तक बुद्धि लब्धि को बॉर्डर लाइन या डल की कैटेगरी में रखा जा सकता है ना। बॉर्डर लाइन मतलब कि भी जैसे 90 पर पड़े, 90 पर तो औसत हो जाता है, क्या हो जाता है, औसत, है ना। मनोवैज्ञानिक द्वारा इस वर्गीकरण को प्रयोग में नहीं लिया जाता, अतः मानसिक मंदित व्यक्तियों को अब महामूर्ख, मूढ़ और मूर्ख के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। देखो अल्प मानसिक मंदन, है ना, 55 से 69 के बीच में होगा, 25% बच्चे इसमें आते हैं, है ना। मध्यम मानसिक मंदन 40 से 54 के बीच में होगा। ऐसे प्रश्न देख के हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तीव्र मानसिक मंदन जो कि 25 से 39 के बीच में आएगा, और गहन मानसिक मंदन मतलब 25 से नीचे, ठीक है। देखो मानसिक मंदन के कारणों के आधार पर कुछ विशिष्ट प्रकार होते हैं। मंगोलिज्म, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, क्रेटिनिज्म, माइक्रोसेफेली और हाइड्रोसेफेली। अब क्या होता है हाइड्रोसेफेली, देखो, ठीक है। मंगोलिज्म, इस प्रकार के मानसिक मंदन से पीड़ित व्यक्तियों की शारीरिक बनावट मंगोल जाति के लोगों से मिलती हैं। इनकी आंखें बादाम के आकार के की, चेहरे का तिरछापन, गर्दन छोटी, होंठ पतले, सूखे, पलक मोटी होती है ना। तो ध्यान रखना, चेहरे पर तिरछापन होगा। मंगोलिज्म का मुख्य कारण 21वें गुणसूत्र के जोड़ पर अतिरिक्त गुणसूत्र उपस्थित हो जाता है, इसलिए मंगोलिज्म का गुण उसमें आ जाता है, ठीक है। कितने गुणसूत्र होते हैं अपने, 23 जोड़ी, ठीक है। क्रेटिनिज्म, अधिकतम लंबाई 3 फीट, है ना। हाथ पैरों की तुलना में धड़ बड़ा नजर आता है ना। थायराइड ग्रंथि के अनियमित मंद क्रियाशीलता को इस प्रकार के मानसिक मंदता का मुख्य कारण माना जाता है। मतलब धड़ बड़ा हो जाएगा, है ना, धड़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना, क्रेटिनिज्म के अंदर। फिर देखो माइक्रोसेफेली, इस प्रकार के मानसिक मंदित बालकों का सिर आकार में काफी छोटा होता है, और सिर पतला व त्रिकोणाकार दिखाई देता है, और माथा चपटा होता है ना। माइक्रोसेफेली, ठीक है ना। फिर देखो हाइड्रोसेफेली, माइक्रोसेफेली के विपरीत हाइड्रोसेफेली में सिर का आकार काफी बढ़ जाता है, और चेहरे का आकार सिर की अपेक्षा बहुत बड़ा लगता है। इस प्रकार के मानसिक मंदता का मुख्य कारण सुषुम्ना नाड़ी में सीएसएफ यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मात्रा आवश्यकता में से अधिक बढ़ जाती है, इसलिए हाइड्रोसेफेली हो जाओ मैंने, ठीक है। मानसिक मंदता के कारण क्या किया, है ना। गर्भधान के समय क्रियाशीलता का कारण, है ना, जब अगर उनकी माता अगर प्रेग्नेंट होगी, है ना, तो आप उसमें काम करवाओगे तो उसमें मतलब मानसिक मंदता आ जाएगी, है ना। बच्चे तो डोलेगा घर के अंदर, है ना। माता के घर में क्रियाशील का कारण, मैंने बोला ना कि आप काम करते रहोगे तो दिक्कत आएगी। फिर जन्म के समय क्रियाशील का कारण, जन्म के बाद क्रियाशील का कारण, है ना। तो मानसिक मंदता का ये कारण है, 4, है ना। मानसिक मंदित बालकों की शिक्षा, अपनी देखभाल का प्रशिक्षण देना, ठीक है, सामाजिक प्रशिक्षण देना, है ना, आर्थिक प्रशिक्षण देना, ठीक है। मानसिक मंदित बालकों की शिक्षा किस देंगे, आर्थिक शिक्षा देंगे, है ना, सामाजिक शिक्षा देंगे, और अपनी देखभाल का प्रशिक्षण करने की शिक्षा उनको देंगे, ठीक है। फिर देखो अधिगम अक्षमता, है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब आप अधिगम को सीख नहीं सकते, है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। देखो अधिगम अक्षमता का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल क्रिक ने 1963 में दिया, है ना। निम्न शब्दों में परिभाषित किया बेटा, अधिगम अक्षमता यानी कि वाक, भाषा, पठन, लेखन या अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या एक अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति, अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है बेटा। अधिगम अक्षमता मतलब आप उसको सीख नहीं पा रहे हो, है ना, या तो मतलब वाक भाषा के माध्यम से नहीं सीख पा रहे हो, एक भाषा के माध्यम से नहीं सीख पा रहे हो, पठन के माध्यम से नहीं सीख पा रहे हो, लेखन या मतलब किसी भी प्रकार से आप उसको सीख नहीं पा रहे हो, है ना। तो उसमें आपको क्या होगी, अधिगम अक्षमता होगी, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, है ना। तो अभी आपके अंदर है क्या, यानी कि आप होशियार हो, है ना, जो संभवतः मस्तिष्क कार्य विरूपता व संवेकता अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, न कि मानसिक समता, संवेदी अक्षमता व सांस्कृतिक अनुदेशन का कारक है। आगे देखो अधिगम अक्षमता की प्रकृति व विशेषताएं। अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है, भी आप नहीं सीख पा रहे हो तो आपके अंदर के कुछ कारण होंगे, है ना। यह स्थायी रूप का होता है बेटा, स्थायी स्वरूप का होता है, ठीक है। यह कोई विकृति नहीं है, बल्कि विकृतियों का एक बड़ा विषय का समूह है ना। ये विकृति नहीं है, बड़ा बड़ा समूह है, नहीं सीख पा रहे तो, है ना। इस समस्या से ग्रसित व्यक्तियों में कई प्रकार की व्यवहार विशेषताएं पाई जाती है ना। ये समस्या केंद्रीय तंत्रिका की कार्य विरूपता से संबंधित है, अतः यह एक जैविक समस्या है ना। यह अन्य प्रकार की विकृतियों के साथ हो सकती है ना, ठीक है। देखो अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण देखो बेटा, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने संबंधी विकार, है ना, ये आपके आता है, ध्यान रखना, है ना। डिसलेक्सिया मतलब क्या, पढ़ने संबंधी विकार, है ना। डिसग्राफिया यानी कि लेखन संबंधी विकार, ग्राफ कौन बनाते हैं ना, तो लेखन संबंधी विकार हो गया। डिसकैल्कुलिया मतलब कैलकुलेटर से क्या करते हैं, गणना करते हैं, तो गणना संबंधी विकार, है ना।
डिस्प्रेक्सिया यानी कि लेखन व चित्रांकन संबंधी विकार, आप चित्र नहीं बना पाओगे, है ना। डिस्प्रेसिया यानी कि आप वाक संबंधी विकार, मतलब कि बोले चले में अटक अटक के बोलोगे, है ना, ठीक है। तो ये था आपने बेटा क्या, बालकों का वर्गीकरण, है ना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।